सो हेलो गाइस, अब इस वीडियो में बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन में। तो अब ये हमारा रोटर स्पीड का फॉर्मूला एन आर इज इक्वल्स टू एन एस वन माइनस एस, एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो 120 एफ बाई पी। तो यहाँ से हम तीन मेथड कंक्लूड कर सकते हैं। पहला मेथड तो एक की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्पीड इवेंचुअली घटेगी बढ़ेगी। एंड सेकंड मेथड इज, ये फर्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सेकंड मेथड इज पोल चेंजिंग मेथड। क्या है? पोल चेंजिंग मेथड। एंड थर्ड वन इज स्लिप कंट्रोल। यहाँ पे हम स्लिप देख सकते हैं, स्लिप को हम कंट्रोल करेंगे तो इसके हिसाब से हमारा स्पीड घटेगा बढ़ेगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं पहले वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। तो ये भी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वाला है एंड ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टाइप ही में ही है वोल्टेज कंट्रोल में। तो पहले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में देख लेते हैं। तो ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला, वैसे ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई f1 फाई के। मतलब इसको भी इंक्लूड कर ले, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इवेंचुअली हमारा क्या हो जाता है के फाई एफ। तो हम क्या भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज है ई, ये भी हमारा कांस्टेंट है एंड हमारा ये भी हमारा कांस्टेंट है। बट जो वेरिएबल है ये दो है वेरिएबल। तो हम क्या, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमारा, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमारा फ्लक्स घट रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि जो हमारा फ्लक्स है इवेंचुअली हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारा एक डेंजरस बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हमारा फ्लक्स घटेगा, और जैसे हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। तो उससे यही फर्क पड़ रहा है, इससे ये फर्क पड़ रहा है कि हमारा फ्लक्स सेचुरेट हो जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा फ्लक्स सेचुरेट ना हो। फ्लक्स नोट इन फ्लक्स नोट सेचुरेट, हमारा फ्लक्स सेचुरेट ना हो। हमारा फ्लक्स अगर सेचुरेट नहीं होगा तो एक प्रॉपर फ्लक्स हमारा एयर गैप में स्टेब्लिश रहेगा, जिससे हम क्या कहते हैं प्रॉपर वोल्टेज वगैरह रहेगा, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या इंजीनियर्स ने क्या सोल्यूशन निकाला कि इन्होंने बोला कि ई, जैसे जैसे ई एफ बढ़ाएगी वैसे वैसे ई बढ़ाओ, ताकि जो ई बाय एफ है उसका रेशियो हमारा कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये हमारा के फाई के बराबर है। तो क्या है कि ये कांस्टेंट है, और ई बाई एफ को हम इस रेशियो में रखें ताकि वो कांस्टेंट रहे, जिससे हमारा फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहे। तो इसलिए ये हमने मेथड बनाया वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जिसमें हमारा इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज वी, इसे बोलते हैं वी बाई एफ मेथड है। तो जिसमें हम क्या है वी और एफ को इस रेशियो में रखते हैं ताकि हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, के फाई जो कि क्या है कांस्टेंट रहे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हम फ्लक्स को फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्पीड हमारा बढ़ सकता है, एंड उसी रेशियो में हम वोल्टेज को भी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा फ्लक्स सेचुरेट ना हो। फ्लक्स सेचुरेट हो गया तो हमारा क्या है कि प्रॉपर वोल्टेज वगैरह नहीं होगा, तो प्रॉपर हमारा इंडक्शन मशीन वर्क नहीं करेगा, और प्रॉपर हमारा मैकेनिकल मोशन, रोटेटिंग मोशन हमारा इंडक्शन मशीन में शो नहीं होगा। तो उसका ग्राफ भी है, अगर हम उसका ग्राफ देखें तो ये हमारा इस वाई एक्सिस वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होता है, मैं थोड़ा वापस बनाता हूँ इसे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वोल्टेज है। कलर चेंज कर लेता हूँ। एंड क्या होता है कि हमारा वोल्टेज यहाँ से ऐसे इंक्रीज करता है, जीरो से इंक्रीज नहीं करता। ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे लीनियरली हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, एंड एक पॉइंट पे आके जैसे हम एफ रेटेड बोलते हैं, ये हो गया एफ रेटेड। तो यहाँ पे हम क्या है फ्रीक्वेंसी चाहे फिर कितना ही बड़ा वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा ग्राफ है वी बाय एफ मेथड का। इस वाले रीजन के अंदर जो है हमारे वी बाय एफ हमारा कांस्टेंट रहता है, ताकि हमारा जो है फ्लक्स कांस्टेंट रहे। एंड इसी इसी रीजन के अंदर हम क्या कहते हैं इंडक्शन मशीन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एज फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज कांस्टेंट क्यों है, वो इसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है कि करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वाइंडिंग हमारा जल सकता है। तो एक बार वी रेटेड पे रेटेड वोल्टेज के बाद हम क्या कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इंडक्शन मशीन की टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। उससे क्या है कि हमारी वाइंडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण कि हमारा वाइंडिंग चल सकती है, एंड ये हम नहीं चाहते। तो यही एक रीज़न है। हम वी रेटेड को एक मतलब रेटेड रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज के ऊपर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए क्या है कि वो
यहाँ पे जाके सैचुरेट हो जाता है, एंड फिर हम फ्रीक्वेंसी कितने ही बढ़ा लें, हम वी को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये हमारा वी बाय एफ मेथड है। तो ऐसे हम एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के अंदर। ये हो गया वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। एंड फिर स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में क्या है कि हम स्टेटर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वो बढ़ाते रहेंगे एंड इसमें क्या हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखेंगे, उससे हमारा स्पीड हमारा कंट्रोल हो जाएगा। स्पीड कैसे कंट्रोल होगा, हमारा ये वो ऐसे डिपेंड करता है अंडर रूट 2 पाई एफ 5 एन। तो ये हमारा स्पीड है। अब क्या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, एंड इसमें हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, और फ्लक्स भी हमारा एक तरीके से कांस्टेंट ही है। फ्लक्स हमारा यहाँ पे सैचुरेट नहीं हो रहा, हम अभी एज्यूम कर लिया सैचुरेट नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड भी बढ़ेगा। तो ऐसे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। एंड पोल चेंजिंग में क्या है कि हम जैसे जैसे हम पोल चेंज कर देंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। पोल बढ़ाएंगे तो रोटर स्पीड घटेगा, पोल घटाएंगे तो रोटर स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो हो गया पोल चेंजिंग का। अब आ जाते हैं स्लिप कंट्रोल पे। स्लिप कंट्रोल पे हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम कैसे कर सकते हैं, स्लिप के ऊपर हम रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये जगह रेजिस्टेंस स्टेटर कंट्रोल, रेजिस्टेंस स्टेटर कंट्रोल टाइप हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेटर के ऊपर हम रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे इसके क्या होगा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्लिप बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे स्लिप बढ़ता है हमारा, ग्राफ में हम देख सकते हैं, लाइक ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ यहाँ से यहाँ पे स्लिप बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एन आर था और यहाँ पे अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एन आर है वो घटेगा। तो वही है कि स्लिप पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि 1 - s है। जैसे जैसे हम स्लिप बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो रोटर स्पीड है वो घटेगा। तो ये हो गया हमारा स्पीड कंट्रोल फॉर इंडक्शन मशीन, जिसमें ये 3 टाइप की स्लिप कंट्रोल, मतलब चार्ट है तो 4 टाइप की डिस्कस मैंने 3 टाइप करे, क्योंकि पोल वाला तो ईजी है, मतलब पोल बढ़ाएंगे स्पीड घटेगा। तो 4 टाइप का स्पीड कंट्रोल है, डिस्कस कर लिया हमने। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इंडक्शन मशीन का। लास्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। तो जैसे 3 फेज इंडक्शन मशीन में क्या होता था, 3 फेज इंडक्शन मशीन में हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आरएमएफ प्रोड्यूस होता है। वही जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड वो कैसे होता है कि ये हमारा वैसे तो ये हमारा स्टेटर है हमारा, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब हमारा इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और दोनों की दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ रहे हो, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक है हमारा बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में 2 टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लाइक इस अगर हम देखें, ये वेक्टर सम दो फ्लक्सेस का, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड फ्लक्स है जो कि के क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड एक बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एंड इससे एक इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्लक्स जनरेट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ऐसी करके क्या है कि अब ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये इस साइड नीचे आ जाएगा, तो ये इस साइड हो जाएगा, ऐसे करके इस साइड हो जाएगा। फिर दोबारा एक और अब क्या है कि इस टाइप पे इसका मैग्नीट्यूड इसमें घट जाएगा इसका, ऐसे करते करते ये यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड इवेंचुअली यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड फिर दोबारा ये इससे अब वापस से और नीचे जाएंगे, ये भी और नीचे जाएगा। तो अब क्या है कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ऐसे बढ़ना चालू करेगा, फिर और नीचे हो जाएगा, एंड फिर वो नीचे हो जाएगा, फिर एक और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि बढ़ेगा। तो तुम देख सकते हो ये एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। पहले इसका मैग्नीट्यूड था इतना ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर कम होते होते 0 हो गया। अब क्या है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, ये देख सकते हैं, फिर 0, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा,
फिर बढ़ा एंड इवेंचुअली बढ़ा। तुम देख सकते हैं कि एक तरीके से पल्सेट कर रहा है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है हमारा, मतलब है तो बिहेव तो साइन वेव की तरह कर रहा है। तो वो ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये है तो पूरा का पूरा एक एक्सिस पे, मतलब कि ये पाई एक्सिस है, वो मैंने ऐसे एक्सपेंड करके दिखा दिया है तुम्हें। ये है तो हमारा वाई एक्सिस पे। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। तो अभी क्या है कि हमारा वोल्टेज, कलर चेंज कर लेता हूँ, वोल्टेज का हमारा फ्लक्स अभी इतना है, फिर ये घटेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर घटेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर घटेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो इवेंचुअली यहाँ पे जीरो हो गया। एंड फिर दोबारा से यहाँ बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ेगा। तो ऐसे करके ये दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट जो कि फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड सेकंड क्या है, बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि एक या तो अपर, मतलब अपर डायरेक्शन में होता है, या तो लोअर डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिसके कारण क्या है, एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे तुम देख सकते हो पल्सेट है, पल्स, एक पल्स आ रही है, ये रोटेटिंग नहीं है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को हम ऐसे लीनियरली रिप्रेजेंट करें, ये हमारा एक्सपेंडेड वर्जन है, मतलब ये टाइम एक्सिस के साथ हम दिखा सकते हैं। एंड ये बिल्कुल सेम यहीं पे हो रहा है, ठीक है। आई होप ये तुम समझ गए होंगे। मतलब एटर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है उसके अंदर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है रेदर देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का वर्किंग। अब जब भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एंड ये हमारे रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा, उसके कारण क्या है कि हमारा वही पल्सेटिंग रोटेशन जनरेट होगा। मतलब जो हमारा रोटर है, जो भी हमारा तो जो भी हमारा रोटर है, पेन कहाँ गया, तो ये हमारा रोटर हो गया। अ, ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो हमारा रोटर क्या है, हमारा अपने इसी एक्सिस के ऊपर, ये हमारा एक्सिस है रोटर की, इसी एक्सिस के ऊपर ये जिटर करना चालू हो जाएगा, जर्किंग मोशन पर परफॉर्म करना चालू करेगा, मतलब ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा। तो ये जर्किंग मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो एक रोटेटिंग फोर्स की जगह जर्किंग मोशन यहाँ पे, जर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जर्किंग मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे इंडक्शन मशीन जर्किंग परफॉर्म करता है। तो हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क क्या हमारा जीरो होता है। हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो सिंगल सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हमारा जीरो है। एंड कि जैसे जैसे स्लिप घटेगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क बढ़ना स्टार्ट कर देगा, इवेंचुअली डिक्रीज करना चालू कर देगा। हमारा टी मैक्स है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क कर्व हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का। यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे एक इनिशियल टॉर्क जनरेट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में। वो मेथड क्या होते हैं, तो मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होता है कैपेसिटिव स्टार्ट एंड रेजिस्टिव स्टार्ट। तो दो तरीके के मेथड होते हैं। दोनों ही मेथड क्या करते हैं, जो हमारा पावर फैक्टर एंगल है, जो हमारा पावर फैक्टर है उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो फेज एंगल है बिटवीन वी एंड आई उसको कम कर देते हैं। तो इवेंचुअली हमारा पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्योंकि टॉर्क क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रियल पावर, जो कि डायरेक्टली है वी आई कोस फाई क्या है हमारा, ये रियल पावर है जो कि हमारा पावर फैक्टर है। मतलब मैं आगे चल के इसे बताऊंगा। अभी के लिए इतना है कि टॉर्क जो है हमारा रियल पावर पे डिपेंड करता है, जो कि वी आई कोस फाई है। तो ये दो मेथड क्या करते हैं, कैपेसिटिव स्टार्ट और रेजिस्टिव स्टार्ट क्या करते हैं, जो हमारा पावर फैक्टर एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का, वो पावर फैक्टर है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको और ज़्यादा आगे, कैपेसिटिव स्टार्ट मेथड को। मैं कैपेसिटिव स्टार्ट मेथड डिस्कस करूँगा, इसके कारण क्या है कि तुम रेजिस्टिव स्टार्ट मेथड भी अपने आप समझ जाओगे। तो लेट डिस्कस। सो ये हमारा इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की स्टार्टिंग है।
कि कैसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं खुद से, मतलब खुद से तो नहीं, मतलब एज क्या कहते हैं, और एक्सटर्नल कंपोनेंट लगा के। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहले रजिस्टिव स्टार्ट एंड दूसरा होता है कैपेसिटिव स्टार्ट। तो फर्स्ट मैं कैपेसिटिव स्टार्ट समझाऊंगा, रजिस्टिव स्टार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि सर्किट समझने की कोशिश करते हैं हम। ये सर्किट देखो, तो इसमें क्या है कि हमारा रोटर है, ये हमारा मेन वाइंडिंग है जो कि हमारा फील्ड वाइंडिंग है। एंड इस फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं। इसे हम इस वाले को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और इसके साथ में सीरीज में हमें एक कैपेसिटर लगाया है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। यही कैपेसिटर में जैसे कभी पंप वगैरह देखे हो मशीन के अंदर, वाटर पंप्स वगैरह देखे हो अपने घर हाउस होल्ड के अंदर, तो उसके अंदर तुमने देखा होगा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन यूज होती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा होता है शायद, वही ये कैपेसिटर होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर से कहते हैं। एंड इसके साथ एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हमारा जुड़ा होता है। तो अब होता क्या है कि ये हमारा मेन वाइंडिंग है, तो यहाँ पे एक मेन वाइंडिंग करंट है, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी करंट है। एंड ये हमारा सोर्स करंट है जो कि डिवाइड हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो हम जरा इसे फेजर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग ना हो तो मैं उसका एक फेजर डायग्राम बनाता हूँ, जिसमें सोर्स करंट और मैकेनिकल करंट, मेन वाइंडिंग करंट है, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, एज यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, और इसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। तो क्या होगा कि मैं पहले वो वाला एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एंड हाँ, ये वाला वोल्टेज हमारा वी वोल्टेज है, वी वोल्टेज है, फेज वोल्टेज हो गया एक तरीके से। तो क्या है कि हमारा अब ये इंडक्टिव मशीन है, इंडक्शन मशीन जो है कि बहुत ज़्यादा हाईली इंडक्टिव मशीन होती है, इंडक्टिव नेचर की होती है, जिसका जो रेशियो होता है R/X रेशियो होता है, वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं, एज जो इंडक्टेंस होता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडक्टिव मशीन है, इंडक्टिव इन नेचर होता है। तो क्या है कि जो हमारा इंडक्शन ये IM है, मेन करंट है, जो हमारा मेन करंट है हमारा फेज वोल्टेज से बहुत ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव मशीन है जिसमें करंट हमेशा वोल्टेज से लैग करता है। तो ये हमारा वोल्टेज V है। ये मैं तब ड्रॉ कर रहा हूँ जब हमारे पास कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है इसके सेंट के अंदर, तब जाके हम ये वाला फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। नो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, नो ऑक्सिलरी नो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तब जाके मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड ये हमारा क्या है, इंडक्टिव करंट है, IM। एंड ये हमारा फेज वोल्टेज V। इसके बीच में हम एक फाई देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है जो कि क्या फाई एज है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या है, हमारा पावर फैक्टर हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो हमारा जो रियल पावर है वो भी हमारा कम होगा। एंड रियल पावर कम है तो हमारा टॉर्क भी हमारा कम है, क्योंकि एज टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल पावर होता है। तो हमारा टॉर्क भी हमारा कम होगा। तो एज ये पूरा का पूरा अगर इसे हम 90 डिग्री मान लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, तो हमारा जो इंडक्टिव करंट है ये एज ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे लैग करेगा। तो फाइव क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण के पावर फैक्टर हमारा जीरो तक अप्रोच करेगा। और पावर फैक्टर अगर हमारा जीरो पे अप्रोच करे तो हमारा पावर है वो जीरो पे अप्रोच करेगा, जिससे क्या है कि टॉर्क हमारा जीरो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो कि हम देख भी सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जीरो होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टॉर्क हमारा जीरो क्यों है अभी। एंड अब हमने क्या करा कि हमने एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दी है जिसके सीरीज में हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो अब मैं इसका डायग्राम बना दूंगा, फेजर डायग्राम, जिसमें हमने क्या है अब विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, नीचे बनाते हैं, बहुत स्पेस है। तो अभी अब क्या बनाते हैं, विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हमने बनाया विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर। अब हमने जो ये आई है, अब आई क्या है 90 डिग्री लीड करेगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर करंट क्या है लीड करता है हमारा, ठीक है। तो वापस से बनाने की कोशिश करते हैं फेजर डायग्राम। तो ये हमारा फेज वोल्टेज V है,
इसमें क्या है कि इसके अंदर आई एम ही हमारा आई सोर्स है, एज कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है तो हमारा कोई भी ऑक्सिलरी करंट भी नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये हमारा फेज वोल्टेज भी है, जिसमें जो इंडक्शन मशीन जो कि आई एम है वो अ, कुछ ऐसे ऐसे लैग कर रहा होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कुछ ऐसे लैग कर रहा होगा जिसे हम आई एम कह रहे हैं। एंड जो हमारा कैपेसिटिव करंट आई एम है, आई ए सॉरी, वो कुछ ऐसे लीड कर रहा होगा। ये आपस में 90 डिग्री होंगे, ये आपस में 90 डिग्री होंगे, जो कि क्या है, ये आई ए हमारा कैपेसिटिव करंट है। एंड भाई अगर इसका एक हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक करंट आ रहा होगा, ओवरऑल करंट, जो कि क्या है हमारा आई एस, ये हमारा आई एस करंट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसे अलग करंट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इस डायग्राम को, इस फेजर डायग्राम को। तो आई होप तुम समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन वाइंडिंग का करंट आई एम है, जो कि लैग कर रहा है क्योंकि इंडक्टिव नेचर का है, लैग करेगा हमारा इस वी वोल्टेज से। एंड ये हमारा कैपेसिटिव करंट का कैपेसिटिव कैपेसिटिव करंट है, जो कि 90 डिग्री होगा इस इंडक्टिव करंट के, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, और जो कि लीड करेगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज। ठीक है, हमने वोल्टेज फेज वोल्टेज को रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से है, इस वाले को हम बोल सकते हैं 5M, क्योंकि ये 5M मेन वाइंडिंग का क्या कह सकते हैं एंगल है। एंड ये वाला हम क्या कह सकते हैं इसे, फाइव, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एंगल है। एंड इसके इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल हमारा हो गया 5S। तब देख सकते हैं जो 5S है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कि जो ये सोर्स करंट और वोल्टेज इनके बीच का जो करंट है वो इनके बीच का जो एंगल ऑलमोस्ट जीरो है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर फैक्टर एंगल हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम की तरफ रीच कर रहा है, मैक्सिमम की तरफ रीच कर रहा है, मतलब 1 की तरफ रीच कर रहा है। एंड अगर पावर फैक्टर एंगल, अगर हमारा पावर फैक्टर एंगल हमारा मैक्सिमम है, हाई है, तो हमारा जो रियल पावर है वो भी हाई होगा। एंड अगर रियल पावर हाई है तो हमारा टॉर्क भी हमारा यहाँ पे हाई होगा। तो यहाँ पे अब इस टाइम पे हमारा टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो है, टॉर्क की कुछ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हो गया टॉर्क, टॉर्क की कुछ स्टार्टिंग टॉर्क कुछ है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो हम ये फेजर डायग्राम हमने देख लिया, अब इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये तो कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर स्टार्ट। मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, जब कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा, हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग कोई भी नहीं लगी, और जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे लगाते हैं कैपेसिटर स्टार्ट में, तब उसका जो वेवफॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनती अभी, तो ये हमारा डायग्राम है। एंड ये हमारा टॉर्क, एंड ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क और स्लिप, जीरो। अब हम देख सकते हैं कुछ हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क आ गया, ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ गया। एंड एक टाइम पे मैक्सिमम रीच करेगा एंड देन फिर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो कुछ ऐसा ही होगा, ये भी ये डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा, जब हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज इंडक्शन मशीन है। तो आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। ये फेजर डायग्राम भी मैंने बना दिया है, यहाँ पे फ्लक्स हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूँ, फेज एंगल हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिसके कारण क्या हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रियल पावर बढ़ेगा, और जैसे जैसे रियल पावर बढ़ेगा वो हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न है। एंड अब मैं बता देता हूँ रजिस्टिव स्टार्ट में क्या होता है, इस कैपेसिटर की जगह क्या होता है, इस कैपेसिटर की जगह एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाता है। एंड ये रेजिस्टेंस भी हमारा एक फेज एंगल क्रिएट करता है, जो कि ये जो 90 डिग्री है इसके कंपेयर में कम होता है। एंड जिसके कारण क्या हमारा पावर फैक्टर एंगल बढ़ जाता है, एंड जिसके कारण क्या टॉर्क, कुछ टॉर्क हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। वो कैसे होता है,
वो भी हम देख लेते हैं फेजर एंगल की मदद से, फेजर डायग्राम की मदद से। तो ये फेजर डायग्राम बनाया। अब मैं ये क्या है, विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट एंड अब रजिस्टिव स्टार्ट का देखते हैं। रजिस्टिव स्टार्ट में भी क्या है कि हमारा जो फेज एंगल है, पावर फैक्टर एंगल है, पावर फैक्टर एंगल है वो भी इम्प्रूव हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस कंडीशन, जब कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारे पास नहीं है। बट जो सबसे बढ़िया पावर फैक्टर एंगल इम्प्रूव होता है वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट से। तो मतलब हम कह सकते हैं रजिस्टर स्टार्ट क्या है कि रजिस्टर स्टार्ट का जो पावर फैक्टर एंगल है वो एज कम्पेयर टू दिस काफ़ी बढ़िया होता है, बट इसके कंपेयर में कैपेसिटर स्टार्ट के कंपेयर में कम होता है। तो हम इसे फेज एंगल की मदद से भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज V है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा इंडक्टिव करंट IM प्रोड्यूस हो रहा होगा, इंडक्टिव करंट IM प्रोड्यूस हो रहा होगा, IM इंडक्टिव करंट IM हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा। एंड इसके कारण क्या एक आई ए करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा होगा, आई ए करंट, बट वो 90 डिग्री नहीं होगा IM के, वो कुछ वो भी लैग कर रहा होगा फेज वोल्टेज से। एज यहाँ पे भी यहाँ पे एक क्या कहते हैं वाइंडिंग आ गई हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बट इसका इंडक्टिव नेचर कम होगा एज कम्पेयर टू दिस मेन वाइंडिंग। तो जो हमारा करंट होगा उसका भी जो फेज वोल्टेज है, उसका भी जो फेज वोल्टेज करेगा उसका भी जो एंगल है वो कम होगा। तो वो कुछ ऐसा होगा हमारा। तो ये आई आई एम और ये हो गया आई ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इसके कारण क्या है कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट करंट आएगा IS, जो कि इन दोनों के बीच का होगा। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक फेज करंट आएगा जिसे IS कहेंगे, इसका कुछ फेज एंगल होगा IS। एंड अब ये जो फाई एस है इसके कंपेयर में तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया फाई एस, इसके इस मेन एंगल जो ये मेन एंगल था इसके कंपेयर में फाई एस हमारा कम है। एंड इसके कारण क्या है जो पावर फैक्टर है वो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, जिसके कारण एक टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जनरेट होगा, ठीक है। तो हम इससे भी देख सकते हैं ये रजिस्टर स्टार्ट मेथड से। तो अब इसमें कंपेयर करें तो जो रजिस्टर स्टार्ट मेथड का जो टॉर्क होता है एंड जो कैपेसिटिव स्टार्ट मेथड का होता है, तो जो कैपेसिटिव स्टार्ट मेथड का जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क ST से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपेसिटिव स्टार्ट का वो होता है टू टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव स्टार्ट। तो ये कि एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। एंड एक फेजर डायग्राम से भी मैंने दिखा दिया कि ये जो हमारा मेन एंगल फाई एम था इसके कंपेयर में जो फाई एस है वो छोटा है, फाई एम बड़ा है। तो क्या है कि हमारा जो ओवरऑल जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो गया, उसके कारण क्या है कि हमारे टॉर्क जनरेट होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये तो हमारा कैपेसिटिव, ये तो ये तो हमारा कैपेसिटिव स्टार्ट का हो गया। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक रजिस्टर स्टार्ट का। तो रजिस्टर स्टार्ट में क्या है कि हमारा ये हमारा रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रजिस्टर स्टार्ट का डायग्राम हो गया, ये हमारा कैपेसिटिव स्टार्ट का हो गया, ठीक है। एंड इस मेथड के अंदर, इस कंट्रोल मेथड के अंदर, स्टार्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारा जो स्पीड है, रोटर स्पीड है 70 से 80% के बीच तक होता है। 70 से 80% के जब भी हमारा रोटर स्पीड है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी हमारा NR है, NR जब भी रीच कर जाता है 70 to 80% हमारा सिंक्रोनस स्पीड के या रेटेड स्पीड के, तो क्या होता है कि हम जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, अभी तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा ऑन था जब 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 हमने ये जो जितना भी एनालिसिस करा, इस एनालिसिस के बीच में हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, हमारा ऑन था। जैसे ही हमारा जो रोटर स्पीड है वो 70 से 80% होता है, वैसे ही हम इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। एंड इस पूरी की पूरी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एंड फिर जो हमारा नॉर्मल जो कर्व फ्लो होता है वो ये वाला फ्लो होता है। लाइक मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, डिफरेंट करंट लेते, डिफरेंट कलर लेते हैं, वाइट कलर लेते हैं। तो अगर हम देख सकें, ये तब वो वाला ग्राफ है जब हमारे पास कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट टॉर्क होगा,
एंड वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा। एंड ये ब्लू वाला कर्व वो वाला कर्व है जब हम रजिस्टिव स्टार्ट मेथड ले रहे हैं। तो अभी ये जो पूरा सिनेरियो हम एज्यूम कर लेते हैं कैपेसिटी स्टार्ट मेथड के लिए, तो हम अभी हमें अभी ब्लू वाला कर्व नोटिस नहीं करना, हमें जो कर्व नोटिस करना है वो येलो वाला और ये डॉटेड वाइट वाला। तो एक और दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसमें अब हम देखें, जब भी हमारी जो रेटेड स्पीड है 70 से 80% पहुंच जाती है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑन कर देते ऑफ कर देते हैं और पूरी पूरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर देते हैं। तो तब हमारा ग्राफ कैसे फ्लो होगा। तो अभी ये रेड लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ कि अभी यहाँ तक हमारा चल रहा है एंड इस पॉइंट पे आके हमारा जो रेटेड स्पीड है वो हमारा 70 से 80% हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा देंगे। तो तुरंत के तुरंत जो हमारा मोटर है वो इस वाले ग्राफ पे स्विच हो जाएगा, ऐसे करके हमारा स्विच हो जाएगा यहाँ पे इस वाले ग्राफ पे। एंड वो फॉलो करेगा ये वाला ग्राफ जहाँ पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, नॉर्मल ग्राफ फॉलो करेगा एंड ऐसे करते हुए जाएगा। तो जब रियल कंडीशन में हम देखें, तो जब भी हमारा मोटर स्टार्ट होता है और वो रेटेड स्पीड 70 से 80% में पहुंच जाता है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। तो एक तो इस पॉइंट पे आके हमारा जो रोटर है, रोटर के ऊपर एक जर्किंग मोशन परफॉर्म होता है, क्योंकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो एक सडन जर्किंग होता है और हमारा टॉर्क में वेरिएशन स्टार्ट होता है। तो वो इस पॉइंट पे होता है। तो हम इस यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं कि एक जर्किंग मोशन इस पॉइंट पे आके परफॉर्म होता है एंड देन यहाँ पे जाके टॉर्क हमारा स्मूथली धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है एंड एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाता है एंड देन डिक्रीज करना चालू करता है। तो ये ग्राफ फॉलो होता है जब हम यूज़ करते हैं क्या, मेन मेन वाइंडिंग प्लस कैपेसिटर प्लस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये तब का है एंड ये तब का है जब मेन वाइंडिंग एंड ओनली कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ये जो वाइट वाला कब का है, जब हम सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट है। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं कि कैसे एक फेजर डायग्राम बन रहा है। ये फेजर डायग्राम तब है जब कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं, ये फेजर डायग्राम तब है जब एक कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग आ गई। इससे क्या है कि हमारा फेज एंगल बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, जिसके कारण कि हमारा पावर फैक्टर पूरा मैक्सिमम हो गया, जिसके कारण एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है, जो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये है। एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर का क्या है, 2 टाइम्स है रेजिस्टिव टॉर्क से, ठीक है, रेजिस्टिव स्टार्ट मेथड से। एंड रेजिस्टिव स्टार्ट मेथड का भी फेजर डायग्राम ये है हमारे पास। लाइक इसमें हम देख सकते हैं कि मेन करंट है, मेन वाइंडिंग करंट है और ये हमारा ऑक्सिलरी करंट है। ऑक्सिलरी करंट का फेज एंगल कम है एज कम्पेयर टू मेन वाइंडिंग के फेज एंगल से, जिसके कारण क्या है, एक ये वाला हो गया हमारा 5A, जिसके कारण क्या है कि हम देख सकते हैं एक सोर्स सोर्स एंगल आ रहा है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू मेन वाइंडिंग के एंगल से। तो इसके कारण हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव तो है, पर वो मतलब ठीक है, उसके कारण एक हमारा स्टार्टिंग टू जनरेट हो रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। ये हमारा पूरे पूरे इंडक्शन मशीन मैंने कवर कर दिया इन 4 लेक्चर्स से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाहर मेरे हिसाब से कुछ इंडक्शन मशीन में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने पूरा का पूरा इंडक्शन मशीन का कवर कर दिया, स्टार्टर से लेके स्पीड कंट्रोल से लेके वर्किंग से लेके टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन। तो आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।